Hello and welcome to all of you in my channel Blue Chip Finance. In this video we will discuss about the chapter number 2, part 3 of investment alternative, and this video is the sequence of previous two videos related to investment alternative, which is second chapter of investment and portfolio management. So in this video we will discuss about the fixed income securities, bonds and preferred stocks. तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़, जैसा कि नाम से ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये ऐसी सिक्योरिटीज़ हैं कि जिनके ऊपर जो इनकम स्ट्रीम है वो फिक्स्ड है और उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है उसके रिटर्न्स के अंदर। तो ये तो सिंपल सी बात है कि इसको फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ बोलेंगे। अब ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? तो सबसे पहले जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी के अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट जो चीज़ आती है वो है बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स हों या मुख्तलिफ सिक्योरिटीज़ हों या प्रेफर्ड स्टॉक हो, ये तमाम की तमाम इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट है। और बॉन्ड्स जो हैं वो जैसा कि हम जानते भी हैं कि नॉन ज़ीरो कूपन बॉन्ड एक टाइप है, फिर ज़ीरो कूपन बॉन्ड है, फिर परपेचुअल बॉन्ड है। नॉन ज़ीरो कूपन बॉन्ड वो बॉन्ड होता है कि जिसके ऊपर कूपन इंटरेस्ट जो है वो इन्वेस्टर को नहीं मिलता, और जो मिलता है। और ज़ीरो कूपन बॉन्ड वो बॉन्ड होगा कि जिसके ऊपर कोई कूपन इंटरेस्ट उसके ऊपर नहीं मिलता। नॉन ज़ीरो कूपन बॉन्ड और ज़ीरो कूपन बॉन्ड, इन दोनों के ऊपर जो टाइम पीरियड है वो फिनाइट होता है, वो पहले से नोन होता है मैच्योरिटी का। जबकि जो तीसरी टाइप है बॉन्ड की उसको हम बोलते हैं परपेचुअल बॉन्ड। परपेचुइटी से ये लफ्ज़ निकला है, और परपेचुअल बॉन्ड वो बॉन्ड है कि जिसका टाइम पीरियड या उसकी जो मैच्योरिटी है वो इनफिनाइट है, वो नामालूम है। तो बॉन्ड जो है, चाहे बॉन्ड हो चाहे स्टॉक हो, प्रेफर्ड या सिक्योरिटीज़ हों, इससे अलावा भी हैं, लेकिन वो फिर उसके अंदर जो उनके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इनकम आपको मिलती है उसके अंदर वेरिएशन है। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे स्पेसिफिकली ऐसी सिक्योरिटीज़ को या बॉन्ड्स को या प्रेफर्ड स्टॉक्स को हम डिस्कस करेंगे जो कि जिनकी इनकम स्ट्रीम फिक्स्ड है। तो सबसे पहले बॉन्ड्स है जी। इसके अंदर हम जो बॉन्ड की टाइप डिस्कस करेंगे वो नॉन ज़ीरो कूपन बॉन्ड है, और बाकी जो है वो उसके ऊपर ज़ीरो कूपन बॉन्ड हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, ना ही हम परपेचुअल बॉन्ड। तो पहली बात तो ये है कि बॉन्ड एक इन्वेस्टमेंट है और ये प्रोवाइड करती है आपको फिक्स्ड रिटर्न आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और इसके ऊपर जो कूपन पेमेंट्स हैं वो आमतौर पे सेमी एनुअल इसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हैं वो इन्वेस्टर को रिटर्न के तौर पे मिलती है। और बॉन्ड्स जो हैं ये कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ से भी इशू किया जाता है और गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से भी ये इशू किया जाता है, और दोनों का मकसद कैपिटल को रेज करना है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर फंड करने के लिए। गवर्नमेंट को भी और कॉरपोरेट सेक्टर दोनों को लाजमी तौर पे पैसे की ज़रूरत होती है, और वो पैसा जो है वो एक्वायर करने के लिए, गैदर करने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर और कॉरपोरेट सेक्टर दोनों बॉन्ड्स इशू करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ये फाइनेंस था प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए
बॉन्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग अकॉर्डिंग टू देयर क्रेडिट रेटिंग और ग्रेडिंग। रिस्क एंड रिटर्न के बारे में हम कॉरपोरेट फाइनेंस के अंदर भी हम काफ़ी उसके ऊपर रिस्क और रिटर्न के बारे में हम पढ़ते हैं, और इधर भी हम इसको लाजमी तौर पे इन्वॉल्व करेंगे बीच में। जैसा कि आप जानते होंगे कि जिन बॉन्ड्स की क्रेडिट रेटिंग हाई होगी, लाजमी तौर पे उस सेक्टर के अंदर स्ट्रेंथ होगी, और अगर स्ट्रेंथ होगी यानी स्टेबल उसकी ग्रोथ होगी, तो ऐसी सूरत में जो रिस्क है वो इन्वेस्टमेंट के कोलैप्स करने का वो बहुत लो होगा। और लो रिस्क आपको मालूम है कि जहाँ पे भी होगा तो वहाँ पे उसके जो रिटर्न है वो क्या उसका नाम है, लो रिस्क के ऊपर जो उसका रिटर्न है वो भी लो होगा। जबकि हाई क्रेडिट रेटिंग को अगर देखा जाए तो हाई क्रेडिट रेटिंग के अंदर और लो क्रेडिट रेटिंग के अंदर क्या फ़र्क है। हाई क्रेडिट रेटिंग के अंदर चूंकि रिस्क कम है तो यील्ड या उसकी जो उस इन्वेस्टमेंट से आप अर्निंग करेंगे वो भी कम होगी। जबकि लो क्रेडिट रेटिंग उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की होती है या उन बॉन्ड्स की होगी कि उसके ऊपर आपका जो रिस्क है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। चूँकि लो क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या है? लो क्रेडिट रेटिंग का मतलब ये है कि जो क्रेडिट रेटिंग करने वाली मुख्तलिफ एजेंसीज़ हैं वो इसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, और इसी वजह से इसकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो नेगेटिव कंसिडर की जाती है। तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उसके ऊपर जो यील्ड है इसको बढ़ाया जाता है, और यील्ड ऑब्वियस सी बात है कि इंटरेस्ट रेट कूपन रेट की शक्ल में, तो उसको बढ़ा के इन्वेस्टर को इन बॉन्ड्स की तरफ अट्रैक्ट किया जाता है। यही वजह है कि जो लो क्रेडिट रेटिंग बॉन्ड्स हैं उनके ऊपर जो यील्ड है वो बहुत ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ रिस्क। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स have low yield issued by stable companies, those have low risk. Whereas non-investment grade bonds have high yield issued by unstable companies, those have high risk. ये वही बात है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Bonds those have high risk involved is called junk bond. ये जंक बॉन्ड जो है ये आपको शॉर्ट टर्म के अंदर भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जंक बॉन्ड। तो जंक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होगा जिसकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो लो होगी और उसके ऊपर यील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा होगी और इसके अंदर रिस्क भी ज़्यादा होगा। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा बॉन्ड्स के अलावा यहाँ पे हम चूंकि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे जस्ट ओनली नॉन ज़ीरो कूपन बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। दूसरे जो अदर टाइप्स ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ हैं उनके अंदर दूसरे नंबर पे ट्रेजरी नोट्स या टी नोट्स जो है ये आ जाते हैं। ट्रेजरी नोट्स जो है ये भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है और ये इशू किए जाते हैं यूएस ट्रेजरी की तरफ से। ये किसी मुल्क के अंदर भी इशू किए जा सकते हैं लेकिन स्पेसिफिकली इसकी जो एसोसिएशन है वो यूएस ट्रेजरी के साथ है। ट्रेजरी नोट्स जो हैं ये 2 ईयर के अंदर भी मैच्योर होते हैं, 3, 5 एंड 10 ईयर्स। इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं और इसका जो कॉमन नेम है वो टी नोट्स है, जबकि इसकी फेस वैल्यू या डिनोमिनेशन जो है इसकी वो $1000 है, यानी कि ये $1000 इसकी फेस वैल्यू होगी। और फिक्स सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट्स इसके अंदर भी बॉन्ड्स की तरह
सेमी एनुअल पेमेंट्स हैं जो कि फिक्स्ड होती हैं, और ये बड़े सिक्योर बॉन्ड्स होते हैं क्योंकि ये फुली बैक्ड बाय यूएस गवर्नमेंट है। अच्छा, बैक्ड का क्या मतलब है? फुली बैक्ड का ये मतलब है कि कल अगर ये इन्वेस्टमेंट कोलैप्स करती है किसी भी शक्ल में, तो ये आपकी जो यूएस गवर्नमेंट है वो इसको आपको रिफंड करेगी, इसका ये मतलब है। उसके बाद आ जाता है जी ट्रेजरी बॉन्ड्स। ये भी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए जाते हैं। मैच्योरिटी पीरियड जो है वो इसका 30 इयर्स है, 30 साल के अंदर ये मैच्योर होते हैं, और इसको लॉन्ग बॉन्ड्स भी बोला जाता है। और फिक्स्ड इनकम है इसके अंदर भी, सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट्स जस्ट लाइक अदर बॉन्ड्स, और नॉर्मली दीज आर ऑक्शन्ड थ्रू वेबसाइट, फेस वैल्यू मल्टीपल ऑफ 100, नॉर्मली $10,000, और ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया जाता है, और ये भी फुली बैक्ड अप है, और सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट्स इसके अंदर इन्वेस्टर को मिलती हैं, और ये ऑक्शन यानी नीलामी होती है इन ट्रेजरी बॉन्ड्स की इनकी वेबसाइट के ज़रिए। अच्छा, उसके बाद मल्टीपल ऑफ 100 का क्या मतलब है? मल्टीपल ऑफ 100 का ये मतलब है कि इसकी फेस वैल्यू जो भी होगी वो 100 का मल्टीपल होगा, और नॉर्मली ये फेस वैल्यू इसकी $10,000 होती है। फिर इसके बाद आ जाता है जी ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स भी इनको बोलते हैं, और ये भी यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है उसकी तरफ से ये इशू किया जाता है। मैच्योरिटी पीरियड जो है ये इसका 1 साल तक है। लेंडिंग टू द गवर्नमेंट, ये भी आप गवर्नमेंट को आप अमाउंट देते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में, और जितने भी इन्वेस्टमेंट की टाइप्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू की जाती हैं वो आमतौर पे सेफ इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर की जाती हैं, और सेफ इन्वेस्टमेंट्स जहाँ पे भी होंगी तो इसका इनडायरेक्टली क्या मतलब निकलेगा कि इसके अंदर लो रिस्क होगा, और लो रिस्क जो है वो आगे आपको मालूम ही होगा, रिस्क और रिटर्न का जो रिलेशन है पॉजिटिव रिलेशन है, तो अगर लो रिस्क होगा तो इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी आमतौर पे लो होता है, और डिनोमिनेशन और फेस वैल्यू 1000, बट इट मे रीच टू 5 मिलियन इन नॉन कॉम्पिटिटिव बिड। अच्छा, बिड्स जो हैं जी ये 2 टाइप्स की होती हैं। बिड का मतलब है बोली जो ऑक्शंस के अंदर लगाई जाती हैं। एक होती है कॉम्पिटिटिव बिड। कॉम्पिटिटिव बिड एक ऐसी बिड है कि जिसके अंदर तमाम पार्टीज इंडिपेंडेंटली उसके अंदर हिस्सा लेती हैं, और वो फाइनली जो बिड सबसे हाई लगाता है उसी के नाम की जाती हैं। जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव बिड जो है उसके अंदर कंपटीशन नहीं पाया जाता, बल्कि वो किसी एक स्पेसिफिक पार्टी को वो बिड जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो इसके अंदर ट्रेजरी बिल्स हैं जिनकी फेस वैल्यू $1000 है, वो आम तौर पे कॉम्पिटिटिव बिड के ज़रिए वो इशू किए जाते हैं। लेकिन कभी कभी अगर ट्रेजरी बिल बहुत बड़ी वैल्यू का हो, जैसे कि 5 मिलियन तक, तो जितना बड़ा ट्रेजरी बिल हो तो उसको फिर नॉन कॉम्पिटिटिव बिड के ज़रिए वो किसी एक पार्टी को या किसी शख्स को वो दिया जाता है। तो ये भी यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट की तरफ से बैक्ड अप है, और इसके अंदर ये है कि सेल ड्यूरिंग ऑक्शन फॉलोइंग कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव बिड्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंटरेस्ट रेट फॉलोज मैच्योरिटी पीरियड, जितना मैच्योरिटी पीरियड ज़्यादा होगा इंटरेस्ट रेट उसी के साथ पॉजिटिवली रिलेट करता है, और नॉर्मली सेल ऑन डिस्काउंट एंड प्रॉमिस टू बाय बैक एट फेस वैल्यू। आमतौर पे इसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो नहीं दिया जाता, बल्कि उसको एक और शेप के अंदर कन्वर्ट किया जाता है कि
फॉर एग्जांपल अगर ये 1000 फेस वैल्यू का अगर ट्रेजरी बिल है, तो ये अगर आपको दिया जाए बिड में मैक्सिमम, लेट सपोज जहाँ पे भी बिड एंड होती है, फॉर एग्जांपल लास्ट पर्सन जिसने सबसे मैक्सिमम बिड दी इसकी $800 या $900, तो आपको ट्रेजरी डिपार्टमेंट आपसे प्रॉमिस करता है कि वो जिस वक्त भी ये मैच्योर होगा तो वो 1000 का आपसे बाय करेगा। तो वो जो डिफरेंस है जो कि फेस वैल्यू और डिस्काउंटेड वैल्यू का वो जो डिफरेंस है वो आपका डिस्काउंट रेट कहलाता है। और इसके ऊपर आप समझ ही चुके होंगे कि इसके अंदर कूपन रेट जो है वो 0 है। उसके बाद आ जाता है जी म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स भी आप एक तरह से गवर्नमेंट को ही आप इन्वेस्ट करते हैं, उसी के पास इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो लोकल लेवल के ऊपर जो टाउन्स होते हैं या इलाकाई लेवल के ऊपर जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, उनके अंदर जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं जो कि उस एरिया की लुक आफ्टर कर रही हैं, ये बॉन्ड्स वो इशू करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। और इसके ऊपर ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्यों की जाती हैं, ये इसलिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शंस जैसे लोकली कोई क्लब हैं उनको कंस्ट्रक्ट करना है, या कोई पार्क्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट करना है लोकल पॉपुलेशन के लिए, तो उन प्रोजेक्ट्स को लोकली फंड किया जाता है इन्वेस्टर्स की तरफ से, और इस वजह से इसको म्यूनिसिपल बॉन्ड बोला जाता है। यहाँ पे जो एलडीसीज हैं इनके अंदर तो कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं है इनका म्यूनिसिपल बॉन्ड्स का, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर म्यूनिसिपल बॉन्ड्स जो हैं वो इशू किए जाते हैं और इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं। और ये भी इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इसके ऊपर भी जो इनकम स्ट्रीम है वो आपको फिक्स मिलेगी, और इन बॉन्ड्स को मतलब इनका दूसरा नाम मुनी भी है, इसको मुनी भी बोला जाता है। और ये आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर जो लोकल टाउन और एरियाज़ लेवल के ऊपर हैं उनके अंदर एक तरह से फंडिंग है। और प्राइस इज़ रिलेटेड विद मार्केट इंटरेस्ट रेट एंड रिस्क। इसकी जो प्राइस है इन बॉन्ड्स की वो मार्केट जो इंटरेस्ट रेट है और जो रिस्क है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और कॉलेबल का मतलब ये है कि ये इशूअर जो है वो इसको किसी वक्त भी कॉल बैक कर सकता है, इसको रिडीम कर सकता है वो। और कन्वर्टेबल जो है ये मे कन्वर्ट इनटू स्टॉक्स, और ये स्टॉक्स के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकते हैं। और जनरल ऑब्लिगेशन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स आर नॉट सिक्योर्ड बाय इशूअर रिजल्टिंग हाई रिटर्न। अच्छा, ये जो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स हैं ये बुनियादी तौर पे दो टाइप्स के हैं। एक को हम बोलते हैं जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड्स म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, और दूसरे को हम बोलते हैं रेवेन्यू म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। जो कि जनरल ऑब्लिगेशन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स हैं ये इशूअर की तरफ से सिक्योर्ड नहीं है, और सिक्योर्ड अगर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, इसके अंदर रिस्क ज़्यादा है। और रिस्क अगर ज़्यादा है इसके अंदर तो फिर इसका रिटर्न भी ज़्यादा होगा। और जो दूसरे हैं रेवेन्यू बॉन्ड्स वो फुली बैक्ड होते हैं बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, और यही वजह है कि उसके अंदर जो रिस्क फैक्टर है वो भी कम होगा, और इसके रिटर्न्स जो हैं वो कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिसके अंदर फिक्स्ड होते हैं, लेकिन ये आमतौर पे फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स भी हो सकते हैं इसमें। और इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसके ऊपर जो रिटर्न्स हैं उनके ऊपर टैक्स इम्पोज नहीं होता।
यही वजह है कि इसके अंदर अगर लोग इंटरेस्ट लेते हैं तो ये टैक्स फ्री रिटर्न्स की वजह से इसके ऊपर इसके अंदर इंटरेस्ट लेते हैं। और ये इललिक्विड इन्वेस्टमेंट है जी। इसको इललिक्विड का मतलब ये है कि आप जब चाहें इसको सेल नहीं कर सकते। ये इशूअर तक है कि वो किस वक्त इसको कॉल बैक करता है, तो उसी सूरत में ये रिडीम हो सकते हैं। और इसका जो रिलेशन है, ये ऊपर जो डिस्कस किया हमने कि इसका इंटरेस्ट रेट के साथ इसका रिलेशन है इसकी प्राइस का, तो इसकी नेगेटिव वैल्यू रिलेशन विद मार्केट इंटरेस्ट रेट्स। मार्केट इंटरेस्ट रेट्स जितने हाई होंगे इनकी जो प्राइस है वो भी उतनी ही लो होगी। उसके बाद आ जाता है जी सीडीज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स को अगर देखा जाए तो ये जो मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स हैं, जस्ट लाइक फाइनेंशियल बैंक्स हैं, मुख्तलिफ क्रेडिट यूनियंस हैं, इनकी तरफ से ये सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं। और इसके अंदर ये है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो पहले से नोन होता है, पहले से प्री डिफाइंड होता है। फॉर एग्जांपल आप अगर कुछ सीडी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, किसी बैंक के पास आप जाते हैं एंड यू वांट टू बाय सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, देन बैंक फर्स्ट will decide with you about the maturity time period, और उस टाइम पीरियड से पहले आप अपनी इन्वेस्टमेंट को नहीं निकाल सकते। अगर आप निकालेंगे तो आपके ऊपर कोई ना कोई पेनल्टी कुछ डिडक्शन की शक्ल में वो इम्पोज की जाएगी। तो ये एक तो इसका ये नेगेटिव पॉइंट है कि आप इसको जो एक डिफाइन कर लिया गया टाइम पीरियड, उससे पहले आप इसको विथड्रॉ नहीं कर सकते अपनी इन्वेस्टमेंट को। और इसी तरह इनके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी बैंक्स और जितने जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू करते हैं, वो पहले से आपके साथ वो उनका जो है इंटरेस्ट रेट के बारे में वो प्री डिफाइंड होते हैं। यानी कि पहले से ही आपको टाइम पीरियड, मैच्योरिटी टाइम पीरियड का भी पता है, और आपको इंटरेस्ट रेट जो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न मिलेगा वो भी आपको पता है। और ये कंजर्वेटिव टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है विच इज़ सेफर देन स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। स्टॉक्स और बॉन्ड्स के अंदर जो रिस्क है वो उससे इंतहाई कम रिस्क जो है, बल्कि ना होने के बराबर रिस्क जो है वो सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स के अंदर है। और चूंकि इसका जो रिटर्न है वो पहले से प्री डिफाइंड है, तो यही वजह है कि ये जो वोलेटिलिटी है मार्केट फ्लक्चुएशंस की, उसके साथ ये इंडिपेंडेंट है, independent to volatility of the market fluctuations, because banks or issuer first decide with you about the interest rates, either ignoring the market conditions in case of returns। अगर मार्केट कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल नहीं है, बैंक और इशूर इज बाउंड to pay you the predefined interest rate. So that is why it is independent to volatility of the market fluctuations. Normally returns are higher than saving account but less than stocks and bonds. Saving accounts के अंदर जो आप डिपॉजिट करते हैं उससे इसका इंटरेस्ट रेट हायर होता है, लेकिन जो स्टॉक्स और बॉन्ड्स हैं उससे इसका रिटर्न कम है, क्योंकि स्टॉक्स और बॉन्ड्स के अंदर रिस्क फैक्टर ज़्यादा इन्वॉल्व है। फिर बैक्ड एंड सिक्योर्ड बाय फेडरल इंश्योरेंस। लेकिन यहाँ पे एक बात कि जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस बैंक के अंदर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपने पहले ये मालूम करना होता है कि क्या ये फेडरल इंश्योरेंस इस बैंक को या इस क्रेडिट यूनियन को उनके पैनल पे ये है या नहीं। अगर तो वो बैंक या क्रेडिट यूनियन
अगर फेडरल इंश्योरेंस के पैनल के ऊपर है तो फिर तो ये बैक्ड है, फुली बैक्ड है और फुली सिक्योर्ड है। लेकिन अगर नहीं तो फिर ये फुली बैक्ड और सिक्योर्ड नहीं होगा। और उसके बाद जो है ये भी इलिक्विड है, इसको आप चूंकि टाइम पीरियड इज प्री डिफाइंड, so you are not able to withdraw the amount before the maturity time period, so that is why it is illiquid, and penalty imposes on early withdrawal. If you withdraw your investment before the time period, before the maturity time period, then some sort of penalty will be imposed on you. After that, we will discuss about the preferred stock. Preferred stock is simply your ownership in the firm or corporate sector or corporate firm in shape of investment. There are two types of stock. One is called common stock and another one is called preferred stock. Here we will only discuss about the preferred stock. Because the income stream is fixed in preferred stock. डिविडेंड और रिटर्न हायर देन कॉमन स्टॉक, पहली चीज़ तो इसका जो कैरेक्टर है वो ये है कि इसका जो डिविडेंड है या रिटर्न है वो कॉमन स्टॉक से हायर होता है और इसको प्रायोरिटी दी जाती है रिटर्न्स देने की सूरत में कॉमन स्टॉक के ऊपर प्रेफर्ड स्टॉक को प्रायोरिटी दी जाती है। सबसे पहले जो रिटर्न्स हैं वो प्रेफर्ड स्टॉक वालों को दिया जाता है, जबकि कॉमन स्टॉक वालों को जिस वक्त आप प्रेफर्ड स्टॉक वालों को रिटर्न दे चुके होते हैं तो उसके बाद जो बचता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कॉमन स्टॉक होल्डर्स को। और इनके जो रिटर्न्स हैं वो कंफर्म है। वो अगर किसी सूरत में अगर कंपनी या फर्म वो इस काबिल नहीं कि वो किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अगर वो रिटर्न नहीं देगी तो कॉमन स्टॉक वालों को तो नहीं मिलेगा, लेकिन प्रेफर्ड स्टॉक वालों को वो रिटर्न या तो हर सूरत में मिलेगा। अगर कंपनी इस काबिल नहीं है कि वो उनको रिटर्न दे सके तो वो रिटर्न जो है वो उनको किसी फ्यूचर डेट के अंदर वो रिटर्न दिया जाएगा जिस वक्त भी कंपनी इस काबिल होगी कि वो रिटर्न्स को पे करे। तो उसके बाद ये है जी कि क्लेम ऑन एसेट्स इज ग्रेटर इन केस ऑफ लिक्विडेशन। जिस वक्त कंपनी की या फर्म की लिक्विडेशन होगी तो ऐसी सूरत में जो एसेट्स के ऊपर क्लेम है वो प्रेफर्ड स्टॉक का ज़्यादा होगा और रिटर्न इसके ऊपर फिक्स्ड होता है। लेकिन कुछ ऐसी सूरतें हैं कि जिनके अंदर ये फ्लक्चुएटिंग भी हो सकता है। ये जिस वक्त आप प्रेफर्ड स्टॉक बाय करते हैं तो उस वक्त आप प्रेफर्ड स्टॉक में जिस वक्त इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी कंडीशंस तक है कि अगर उसके ऊपर रिटर्न फिक्स का आ गया तो वो फिक्स ही मिलेगा, लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग और उसके अंदर कोई ग्रोथ वगैरह इन्वॉल्व है तो फिर वो रिटर्न जो है वो चेंज भी हो सकता है। ये पार के ऊपर भी इशू हो सकता है, डिस्काउंट के ऊपर भी और प्रीमियम के ऊपर भी, और मे नॉट बी कन्वर्टेबल। ये भी एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट ये देखा जाएगा कि अगर उसमें ये है मेंशन है कि इसको कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू कॉमन स्टॉक्स तो आप इसको इन फ्यूचर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर उसके अंदर मेंशन नहीं है तो फिर नहीं किया जा सकता। उसके बाद कॉलेबल है जी कि ये जो इशूअर है वो इसको कॉल बैक भी कर सकता है और इसके अंदर जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स हैं उनको वोटिंग राइट्स जो है वो इसके अंदर नहीं होता, जबकि कॉमन स्टॉक होल्डर्स को इसके अंदर वोटिंग राइट होता है। तो ये थे जी 3 क्वेश्चन इसके जो इम्पोर्टेंट है चैप्टर नंबर 2 इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव के। इनको देखें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। soon I will come with another video related to 3rd chapter. Thank you.